सास बहू की 3 जादुई सोने की गाय। बटकपुर गांव में नर्मदा और सुनंदा नाम की गरीब सास बहू रहा करती थी। घर के नाम पर उनके पास घास फूस की एक झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक गौशाला भी था, जहां उनकी तीनों गायें खूंटे से बंधी हुई थी। दोनों सास बहू बेहद परिश्रमी थी। आसमान में गूंजते चिड़ियों की चहचहाहट के साथ जागकर बूढ़ी सुनंदा कहती है, नर्मदा बहू देख, पौ फट गई है, फुर्ती का फेटा बांधने का बखत हो चला है। हाँ माँ जी, पंछियों की चहचहाहट से साफ जैसे जी सूरज की किरण फूटती है। हमारी तीनों गाय गौरी, गोमती और धन्नो दाने पानी के लिए गुहार लगाना शुरू कर देती हैं। बहू जल्दी से तीनों गायों के मांद में दाना पानी दे दे, इतने में मैं दूध की बाल्टी लेकर आती हूँ। ग्राहकों के आने का बखत हो चला है। जी माँ जी। कुछ ही देर बाद लोग उनके घर आते हैं। अरे सुनंदा भौजाई, दूध दूध ये जो का। अरे बनवारी भाई, आओ बैठो। बस अभी गोबर चारे का काम खत्म हुआ है, बस लगे हाथ दूध दूह देती हूँ। दोनों सास बहू एक दूजे का हाथ बटाते हुए गायों का दूध दूहने लग जाती हैं। तभी मंजरी आकर कहती है, अरे आज फिर तुम दोनों सास बहू ने दूध दूहने में देर सवेर कर दी। अरे मंजरी, तनिक देर धीरज धर लो। अरे बनवारी, इन गरीब सास बहू की गुमटी में मेरा तो 2 मिनट में दम घुटता है। जाने इस तुच्चे से मड़ई में कैसे दिन बिताती हैं ये सास बहू। हरे कहने को तो बरसों से दूध बेच रही हैं, बावजूद इसके इनके सर पर एक पक्की छत भी नहीं है। क्या फायदा ऐसे पखरू को पालने का। ये सुनकर दोनों सास बहू मंजरी की बातों का जवाब देते हुए बोलती हैं, मंजरी मौसी, हमारे लिए हमारी ये तीनों गाय पखेरू नहीं, बल्कि हम सास बहू का परिवार हैं। आपकी तो बात ही निराली है, क्योंकि आप तो द्वार पर आए कुत्ते बिल्लियों को भी एक आधी रोटी देने से कतराती हो। बड़ा गुमान है ना तुम दोनों सास बहू को अपनी तीनों गाय पर। देख लेना, एक दिन तुम्हारी यही गैया नैया डुबोएंगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि माल जाल को सर माथे नहीं बैठाना चाहिए, वरना दुलत्ती मारने में देर नहीं लगाती। अरे उसकी चिंता तू मत कर मंजरी, ये ले दूध। अपना दूध अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। सास बहू के झड़प के कारण झुंझलाहट में आकर मंजरी बिना दूध लिए चली जाती है, जिसके बाद नर्मदा निराश मन से कहती है, माँ जी, अगर हम अपनी तीनों गायों के पीछे ग्राहकों से ऐसे ही बैर मोल लेते रहेंगे तो हमारी दूध का धंधा ठप्प पड़ जाएगा। एक तो पहले ही हमारे दूध का धंधा इतना मंदा है। बहू, भले आज हमारी गाय कम दूध देती हैं, लेकिन तू देखना, एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारी यही गाय हम गरीब सास बहू का गढ़ बनेंगी। समय बीतता है और एक रात गांव में तेज तूफान उठता है, जिसके साथ मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है, जिसमें सास बहू की घास फूस की मढ़ई तहस नहस हो जाती है। माँ जी, ये अचानक नवंबर के माह में सावन भादों की बदरा कैसे बरसने लगी। बहू, बदलते मौसम में फुहार बरसना आम बात है, मगर जाड़े के आगमन में हो रही इस मूसलाधार फुहार के आगे सावन भादों की बदरा भी फीकी पड़ गई है। इस बरसात ने हम सास बहू को बेघर कर दिया। अपने उजड़े हुए घर को देखकर दोनों गरीब सास बहू फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी गौशाले में एक सुनहरी रोशनी बिखर जाती है, जिसके साथ उनकी तीनों साधारण गाय सोने की हो जाती हैं। ये देखकर दोनों सास बहू अचंभित होते हुए कहती है, ये क्या, ये तीनों गाय सोने में कैसे चमक दमक रही हैं? क्योंकि हम तीनों जादुई सोने की गाय हैं। अगर तुम तीनों जादुई सोने की गाय थी तो जगीरा के पास कैसे पहुंची? उसने हम तीनों जादुई गाय को हथिया लिया था। जानना चाहती हो तो सुनो। हम तीनों अपने जादुई गौलोक से धरती पर घूम रही थी। हम तीनों अपने सुनहरे रूप में थी। गौरी, धन्नो, ये धरती लोक कितना मनभावना है, और ये जंगल भी। हम तीनों जादुई सोने की गाय जंगल में चढ़ ही रही थी कि हमें किसी के कदमों के आने की आहट सुनाई पड़ी, और हमने अपने जादुई सोने की गाय के भेष को बदलकर साधारण बना लिया। तभी जानवरों का दलाल जगीरा ने हमें जब्त कर लिया। अरे वाह जगीरा, एक साथ 3-3 गाय, कितनी हष्ट पुष्ट है। इन्हें बेचकर खूब दाम कमाऊंगा, बस कोई अच्छा ग्राहक जान पड़ जाए। और फिर जगीरा ने हम तीनों जादुई गाय को तुम सास बहू के हाथों बेच दिया।
मगर अगर तुम तीनों जादुई सोने की गाय थी तो अपना भेद क्यों छिपाया? ताकि हम तीनों जादुई सोने की गाय तुम्हारे मन को भली भांति भांप सके। तो फिर क्या पाया तुमने? तुम दोनों सास बहू ने गरीबी में भी हमें उत्तम चारा खिलाया और हमारी बेहद सेवा बाड़ी की, और दूध की घटी देखकर भी तुमने हम तीनों गायों को ताड़ा नहीं। इसलिए हम तुम्हें बहुतायत का वारिस बनाएंगी। तीनों जादुई सोने की गाय अपना कौतुक करतब दिखाने लगती हैं। जहाँ एक गाय अपने थन से सोने का दूध देती है तो वहीं दूसरी गाय अपनी पूंछ उठाकर सोने का गोबर देती है, और तीसरी गाय धनों खरे सोने के सिक्के देकर उन्हें धन से भरती है। ये लो सुनंदा और नर्मदा, इनसे अपने दुख दूर कर लो। थोड़ी ही देर में पौ फटने के साथ सवेरा हो जाता है। ये देखकर तीनों जादुई सोने की गाय साधारण गाय बन जाती हैं। सास बहू सोने के गोबर, दूध और सिक्कों को बेचकर अपने लिए एक बड़े घर की नींव धर लेती हैं और अपनी जादुई गायों के खातिर सुंदर सा गौशाला बनवा लेती हैं। ये खबर मंजरी के कानों में पड़ते ही वह कहती है, ये क्या माजरा है? इन दोनों सास बहू का मड़ई से महल जैसा आशियाना बना, कैसे? जानना पड़ेगा। मंजरी बनवारी को पूरी बात बताती है, जिसके बाद बनवारी उनके घर आता है। अरे सुनंदा भौजाई, मेरी मदद करो। मेरे घर की माली हालत एकदम छिन्न भिन्न हो गई। बाल बच्चे भूखे हैं। मुझ बदनसीब बाप की जेब में जहर खाने के भी पैसे नहीं। अरे बनवारी चाचा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? हम करेंगे तुम्हारी मदद। वह बनवारी को गौशाला में लाती हैं। हमारी प्यारी जादुई तीनों सोने की गायों, बनवारी की मदद करो, इस समय इसकी दशा बेहद दुबली है। अचानक एक तेजोमय सोने के प्रकाश के साथ तीनों गाय सुनहरे रंग में सराबोर हो जाती हैं, और पहली गाय के थन से सोने का दूध, दूसरी गाय सोने का गोबर और तीसरी गाय अपने मुंह से सोने के सिक्के बरसाने लगती है। उरी बाबा, ये तीनों बेजुबान कऊ तो सोने की गाय तो खरा खजाना है, तभी तो ये सास बहू सोने चांदी का जीवन काट रही हैं। अरे बनवारी, कहाँ खो गए? ये सारा सोना तुम ले जाओ। हाँ भौजाई, आप दोनों सास बहू का बहुत बहुत शुक्रिया। बनवारी सोने के सिक्के, गोबर और दूध से भरी बाल्टी अपने घर लाता है और मंजरी को सब कुछ बताता है। 3 सोने की जादुई गाय, मतलब कि ये तीनों गाय ही इन सास बहू के रईसी के ताले की चाबी हैं। कैसा रहे अगर इनकी जादुई गाय गायब हो जाए? उस रात मंजरी और बनवारी चोरी छिपे तीनों जादुई गाय के गौशाला में घुस आते हैं, और मंजरी उन्हें खूंटे से खोलती हुई कहती है, चलो चलो तीनों तितलियों, तुम्हारे उड़नछू होने का बखत हो चला। तीनों गाय सींग हिलाती हुई गुस्से से गुर्रा कर उन्हें दुलत्ती मारती हुई दूर पटक देती है। तभी खटर पटर की आवाज सुनकर सास बहू बाहर आती है। आरी दादा, अरे ये गाय है कि जालिम, ससुरी एक दुलत्ती में कचूमर काट दिया। तीनों गाय जादुई सोने में बदलकर सास बहू से सच साझा करने लगती हैं। ये धूर्त औरत हमें इस घर से निकालने आई थी, इसीलिए हमने इसे मजा चखाया। अब बेजुबान जानवर को कमजोर समझने की भूल नहीं करेंगे ये, और दूसरे की सामान पर बुरी दृष्टि भी नहीं डालेंगे। बुरी करने का फल बुरा ही होता है। मंजरी, शायद इस दफा तुम्हें सबक मिल ही जाएगा। अगली बारी इस बनवारी की है। यह सुनकर बनवारी दुम दबा कर भाग चलता है, और मंजरी भी कमर पर हाथ धरे घर चल देती है। इसलिए साथियों, दूसरे को उजाड़ने में समय व्यर्थ करने से बेहतर है खुद की बुरी सोच को बदलाव दें और किसी के सामान पर लोभ लालच ना करें। विराट और पायल हॉस्पिटल में रोते हुए एक वार्ड के बाहर अपनी नवजात बेटी को देख रहे थे। उनकी 2 घंटे पहले जन्मी बेटी शीशे के अंदर मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रही थी। तभी विराट गुस्से से कहता है, अरे पता नहीं मेरी बच्ची कब ठीक होगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मैं ऐसा करना चाहती नहीं थी। माँ ऐसा करना चाहती थी या नहीं, लेकिन आपने किया जरूर है। अपनी हरकतों की वजह से आपने मेरी बच्ची की जान जोखिम में डाल दी है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं शायद आपको माफ न कर पाऊं। ये 8 महीने मैंने उसका बहुत इंतजार किया है। बहू, मुझे माफ कर दे, पर ऐसे मत बोल। कुछ नहीं होगा मेरी पोती को। वो तेरी तरह बहादुर और स्ट्रांग है। वो जरूर ठीक हो जाएगी। माँ, इस वक्त आप हम दोनों से कुछ मत बोलो।
विराट और पायल अपनी माँ शकुंतला से बेहद नाराज थे, इसलिए शकुंतला माफी भी मांग रही थी। पर बच्चे के जान पर बनाए तो कौन सी माँ माफ करेगी? आखिर पायल की नवजात बेटी के साथ उसकी सास ने ऐसा क्या किया था, ये जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1 साल पहले विराट और पायल की धूमधाम से शादी हुई थी। पायल गृह प्रवेश करके अंदर आती है तो शकुंतला कलश के चावल उठाकर रसोई में रख देती है। तो पायल जाकर कहती है, अरे माँ जी, आपने कलश के चावल उठाकर यहाँ क्यों रख दिए हैं? उसका खाना बनाकर खिलाएंगे क्या आप? तुझे कैसे पता चला बहू? पर माँ जी, ये चावल मंदिर में चढ़ते हैं, इसका कुछ भी बनाकर नहीं खाते, जमीन के है ना। अब मेरी भोली भाली पत्नी को कौन बताए कि मेरी माँ एक बड़ी वाली कंजूस है। मेरी सैलरी का सिर्फ 1000 ही खर्च होता है इस घर में। अरे भाई, इतने सारे चावल का हम तीनों का एक टाइम का खाना बन जाएगा, तो मंदिर में क्यों दे इसे? इससे बढ़िया हम ये खुद खा लेंगे और साफ भी हो जाएंगे। कीचड़ थोड़ी लगी है इनमें। आय हाय, मेरी सास तो बड़ी कंजूस है, इतने से चावल के लिए कंजूसपना दिखा दिया, वो भी नई बहू के सामने। छी छी, मैं तो ये चावल नहीं खाऊंगी। अरे बहू, सोच, बढ़िया है ना मेरा ये आइडिया? हाँ हाँ माँ जी, बहुत बढ़िया है। कहीं इसे खाकर लूज मोशन ना हो जाए। और माँ जी, ये क्या? मॉडर्न किचन में जमीन पर गांव वाला चूल्हा, अब ये क्यों है? वो क्या है पायल, वो माँ हर चीज को बहुत सेव करती है। सिलेंडर बचाने के लिए माँ ने चूल्हा बनाया हुआ है। माँ ना कभी कभी चूल्हे पर रोटी सब्जी बनाती है। What? यू, हे भगवान, इसका मतलब मुझे भी बनाना होगा। लगता है मेरी सास बहुत कंजूस है। 10 रुपए 20 रुपए का सिलेंडर की गैस बचाने के लिए मुझे इस चूल्हे के आगे काला करेंगी। देखा, मेरे बेटे को भी पता है। बीवी ने देखा, ऐसे में शर्मिंदा से पानी पानी हो गया। कुछ देर बाद दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं तो पायल देखती है कि उसके बेड पर लाल कागज से दिल बना हुआ था। विराट, एक बात बताओ, तुम्हारी इनकम बहुत अच्छी है, फिर भी तुम्हारे बेडरूम में गुलाब की जगह ये लाल कागज क्यों है? तभी शर्म से विराट घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर बड़बड़ाते हुए कहता है, यार मैं खुद हैरान और परेशान हूँ अपनी माँ की अजीब हरकतों से। जरूर माँ ने गुलाब की जगह कागज लगा दिए ताकि गुलाब के पैसे बच जाएं। विराट, तुम्हारी मम्मी बहुत कंजूस है, इतना महंगा भी नहीं होता, कहाँ ले जाएंगी ये सब बचाकर? 2 मिनट की खुशी मिलनी थी, उसमें भी माँ जी की चुगली कर दी मैंने। तुम गुस्सा मत होना यार, तुम अभी नहीं आई हो ना, मैं तो माँ को सालों से ऐसे देख रहा हूँ, तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी आदत नहीं करूँगी, उल्टा माँ जी को सुधार कर रहूंगी। इस तरह से दोनों सो जाते हैं। वक्त बीतता है। 6 महीने बाद पायल प्रेग्नेंट होती है। घर में सभी बहुत खुश थे। विराट उसका ख्याल रखने के लिए पहले महीने में ही खिलौने और मनपसंद खाने की चीज लाता है। अरे वाह विराट जी, ये सब आप मेरे बच्चे के लिए लाए हैं। देखना, जब वो आएगा तो इस खिलौने से खेलकर चुप होया करेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और तुम्हारा इमली खाने का मन था ना, देखो देखो मैं ये भी लाया हूँ। थैंक यू विराट जी। तभी शकुंतला ये सब देखकर कहती है, ओहो विराट बेटा, ये क्या 2 बच्चे के लिए बेकार में इतना खर्चा कर दिया? अरे पहले उसे आने तो दे और बहू को बाहर का अटरम शटरम खिलाना बंद कर दे। ऐसा कर, इस इमली को मुझे दे दे, मैं सांबर बनाऊंगी तो तू भी वही वाली दाल खा लेना, दोनों के लिए फायदेमंद होगी। पर माँ जी, मेरा इमली खाने का बहुत दिनों से मन था। विराट, अरे तुम शांत रहो, रात को और खिलाऊंगा। ये बोलकर विराट रात को कमरे में चुपके से पायल को इमली खिलाता है। शकुंतला इतनी कंजूस थी कि विराट की लाई हुई खाने की चीज को कभी रसोई में दूसरे तरीके से प्रयोग करती तो कभी खुद खा लेती थी, मगर पायल को खाने नहीं देती थी। पायल को 5वां महीना लगता है। विराट उसका और ख्याल रखता है और काजू बादाम देकर कहता है, माँ ये काजू बादाम पायल को अच्छे से खिला देना, डॉक्टर ने बोला है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। प्लीज कोई कंजूसी मत करना इसमें। अरे हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं दे दूंगी बहू को। ये कहकर विराट ऑफिस चला जाता है। वहीं शकुंतला अपनी बहू को 2 बादाम हाथ में देकर कहती है, ले बहू बादाम, विराट ने कहा था तुझे खिलाने के लिए। वो मुझे 2 बादाम खाने के लिए तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो माँ जी की तरह कंजूस नहीं है। ठीक है माँ जी। ऐसे ही शाम के समय पायल एक्सरसाइज कर रही थी कि ये करता देख शकुंतला फिर से बोल पड़ती है, अरे बहू, तू ये हाथ पर ऐसे क्यों हिला रही है? पागल हो गई है क्या? अरे माँ जी, डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोला है, इसीलिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बच्चे के लिए अच्छा होता है।
ओफो बहू, ये तुम लोगों के आज के जमाने के चोचले। पहले भी गर्भवती औरतें घर का काम करके बच्चे को सेहतमंद रखती थी। चल काम करना शुरू कर ले। ले झाड़ू। माँ जी, बच्चे के लिए झुकाव सही नहीं है। अरे बहू, कुछ नहीं होगा, तू काम तो कर। शकुंतला की बात मानकर पायल घर के सारे काम करने लगती है, जिससे उसे थोड़ी बहुत तकलीफ होने लगती है। शकुंतला की कंजूसी को सहते सहते पायल का 7वां महीना भी लग जाता है। पायल पेट पकड़कर घर का काम करते हुए बैठ जाती है। माँ जी, अब मुझसे और काम नहीं होता, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना दे दीजिए। ये ले, खा ले। अरे माँ जी, ये तो रात की बची हुई बासी रोटी है, आप मुझे ये कैसे खाने को दे सकती हैं? अरे बहू, कुछ नहीं होगा, खा ले। पहले विराट के टाइम पर भी मैंने खाई है, कुछ हुआ? सही सलामत मेरा बच्चा है ना आज। सास की बात सुनकर ना चाहते हुए भी पायल को बासी खाना खाना पड़ता है। शकुंतला अपनी कंजूसी करने से बिल्कुल बाज नहीं आती थी। विराट के दिए हुए काजू बादाम भी शकुंतला पायल को गिन गिन कर दिया करती थी। 4 दिन बाद पायल की तबीयत खराब होने लगती है। वो पेट पकड़कर गिर जाती है और चिल्लाती है, माँ जी, विराट, बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल चलिए। इतनी जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? अभी तो वक्त भी पूरा नहीं हुआ। अरे बेटा तू रुक, मैं दाई को बुला लेती हूँ। माँ, आप पागल हैं क्या? आप तो कंजूसी करना छोड़ दीजिए। 7वें महीने में ही उसे ये सब परेशानी झेलनी पड़ रही है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। ये कहते ही विराट तुरंत पायल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसे ओटी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद पायल को प्री मैच्योर बेटी होती है, जो बहुत ही कमजोर थी और जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रही होती है। जब विराट और उसके परिवार को ये बात पता चलती है तो वो टूट जाता है। अरे, मेरा बच्चा प्री मैच्योर है, ये सब माँ आपकी वजह से हुआ है। डॉक्टर ने उसे हेल्दी चीज बताई थी, लेकिन आपने कुछ भी उसे खाने को नहीं दिया, न करने दिया। आप उसकी जिम्मेदार हैं, मेरे बच्चे की जिम्मेदार आप हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी मैंने तो तेरे समय पर भी ये सब किया था। पता नहीं बहू की हालत कैसी हो गई। आपकी वजह से ही उसकी ऐसी हालत हुई है, आप जिम्मेदार हैं। सबकी हेल्थ बॉडी एक जैसी नहीं होती। आप काफी हेल्दी थी अपने जमाने में, पर वो ऐसी नहीं है। तभी रोते हुए धीरे धीरे पायल आती है और विराट के गले लगकर रोती है। विराट, हमारा बच्चा इस वक्त कितनी तकलीफ में है, 7वें महीने में ही आ गया, बहुत कमजोर है वो, और ये सब सासू माँ की वजह से हुआ है। उन्होंने ना मेरा खुद ठीक से ख्याल रखा और ना मुझे रखने दिया। बहू मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। एक बार मौका दे दे, मैं तुझसे वादा करती हूँ आज के बाद फिर कभी कंजूसी नहीं करूंगी। बस मेरी पोती ठीक हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, 1 महीने बच्चे ऑब्जर्वेशन में रहेगी, फिर वो ठीक हो जाएगी। पक्का ना डॉक्टर साहब? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। जी, मैंने आपको माफ कर दिया, आगे से आप ऐसी कंजूसी फिर कभी मत करना। हाँ बहू। पछतावे की आग में जलकर शकुंतला कंजूसी छोड़ देती है। कुछ महीनों बाद वो अपनी पोती का गृह प्रवेश करती है, जो बिल्कुल ठीक हो जाती है और सब खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। बाजार में सरोजनी सास और प्रियंका बहू की दुकान पर बहुत भीड़ लगी थी। काफी लोग उनकी जलेबियों के लिए लाइन में खड़े थे। अरे बहन जी, जल्दी से मेरे लिए 1 किलो जलेबी कर दीजिए, और हाँ, करारी बनाना, बस 2 मिनट दीजिए, अभी आपके लिए करारी जलेबी पैक करती हूँ। अरे मेरे लिए भी जलेबी बना दीजिए और एक फूल वाली जलेबी बना दीजिए। ये लो बेटा, तुम्हारी जलेबी तैयार हो गई। ये लीजिए आंटी आपके पैसे। अरे सरोजनी आंटी, आप इतनी अच्छी जलेबी क्यों बनाती हो? मुझे दोबारा आना पड़ा लेने के लिए। दुकान कैसे चलेगी फिर बेटा? ये लो जलेबी। ये लीजिए आपकी जलेबी, और आपकी 1 किलो जलेबी हो गई। शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। आहा, मजा आ गया। आंटी, ये गर्मा गर्म जलेबी जब मुंह में घुल जाती है, वाओ, इसके आगे तो पूड़ी कचौड़ी रसमलाई भी फेल हैं। शुक्रिया बेटा। इस तरह से उन सास बहू की जलेबी की दुकान पर सब आकर खाया करते थे। सास बहू का बहुत जाना माना नाम था। तभी एक अजीब सा आदमी आता है। सुनिए जरा, मुझे 1 किलो जलेबी दे दीजिए। जी, ये लीजिए आपकी 1 किलो जलेबी। शुक्रिया। ऐसा कहकर वो आदमी जाने लगता है। तभी प्रियंका आवाज देती है, अरे भाई साहब, जरा मेरे पैसे तो दीजिए, आपने तो जलेबी ली है। अरे कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, चलो फूटो यहाँ से।
भाई साहब ऐसा मत कीजिए, हमें हमारी मेहनत के पैसे दे दीजिए। मेरे बेटा तुमसे प्यार से पैसे मांग रहे हैं अपने, दे दो। ए बुढ़िया, अब तू भी आ गई। ये बोलकर वो गुंडा सा आदमी सरोजनी को धक्का मारकर चला जाता है। तभी प्रियंका अपनी माँ जी को संभालती है। इतने में वो चला जाता है। माँ जी आप ठीक तो हैं? आप देखना, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। रात के 12 बजने दीजिए बस। हाँ बहू, अब इससे हिसाब बराबर करना ही पड़ेगा हमें। रात के 12 बज जाते हैं और दोनों सास बहू घूंघट से उस आदमी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती हैं और उसके दरवाजे पर खटखटाती हैं। सुनिए, कोई है क्या? हमें मदद चाहिए। ओहो, इतनी रात गई, कौन आया है? जरा देखूं तो। ये कहते ही व्योम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने से 2 औरत अपना घूंघट हटाती हैं, जो कि सास बहू चुड़ैल होती हैं। दोनों उसका गिरेबान पकड़कर सुनसान जगह ले जाती हैं और वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, क्यों तुम दोनों ने मुझे पकड़ा हुआ है? लगता है तू कुछ बोल रहा है। सुबह तूने मेरी माँ जी को धक्का दिया था और जलेबी के पैसे नहीं दिए थे। अब चुपचाप से जलेबी के पैसे निकाल, वरना तुझे मार डालूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना जलेबी के पैसे दिए जाने की? तुझे पता नहीं, अच्छे अच्छे लोग हमसे डर जाते हैं। पैसे निकाल, वरना अपने लंबे नाखून तेरी आंतों में डाल दूंगी। अरे बाप रे, मुझे माफ करो, मेरी जान को बख्श दो। तुम्हें अपनी जलेबी के पैसे चाहिए ना? ये लो और रख लो, मेरी जान बख्श दो। ये लो। आगे से फिर किसी गरीब की मेहनत का पैसा दिए बिना मत भागना, वरना अंजाम बुरा होगा। इस तरह से दोनों सास बहू उस गुंडे को सबक सिखाती हैं। पर आखिर वो चुड़ैल कैसे बन गई और चुड़ैल बनकर जलेबी क्यों बेच रही थी और वो पैसों के लिए उस गुंडे को मारने तक क्यों आ गई? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चुड़ैल सास बहू इंसानी रूप में जलेबियां बेच रही थी। आइए आइए, गर्मा गर्म जलेबी लीजिए। जल्दी आइए जल्दी, आज ऑफर है। गर्मा गर्म करारी जलेबियाँ लीजिए और मजे से खाइए। सुनिए, जरा मुझे जलेबी दीजिएगा, ये लीजिए। ये कहते ही पिंकी उसकी जलेबी को खाकर कहती है, अरे वाह, आपकी जलेबी तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, और दीजिए ना। और सुनिए, 1 किलो पैक भी कर दीजिए। जी शुक्रिया। इस तरह वो दोनों अपनी जलेबियां बेचती हैं, पर फिर से कोई अड़ियल आदमी उनके पैसे नहीं देता। तभी दोनों सास बहू अपने चुड़ैल उन्हें डराने के लिए पहुंच जाती हैं। चल हट, अरे कट, जल्दी करो। सुबह जिस दुकान के तूने जलेबी खाई थी उसका पैसा निकाल, वरना तेरी जान ले लूंगी। मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। अरे मैंने तुम्हारी जलेबियां खाई थी तो फ्री में नहीं दे सकती क्या? ए कुतरिया, पैसे निकालता है या घोप तू? अरे मेरी माँ मुझे छोड़ दे, ले अपने पैसे ले। और हाँ, मैं सिर्फ अपनी बहू बेटे की ही माँ हूँ, तेरी नहीं। अच्छा हुआ तूने पैसे निकाल दिए, वरना तेरी हलक से पैसा निकालती मैं। चल अब जा यहाँ से, और हमारे बारे में किसी को मत बताना, वरना तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। अरे चुड़ैलो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब जाऊं मैं। ये कहकर दोनों चली जाती हैं। पर वहाँ इन तीनों के अलावा गांव का राजू भी होता है, जो ये सब कुछ देख लेता है। अरे बाप रे बाप, हमारे गांव की मशहूर जलेबी वाली सास बहू दोनों चुड़ैल हैं। लेकिन कब से? कहीं ये जलेबी खिलाकर हमको मार तो नहीं देंगे? अगले दिन ही राजू गांव में सरपंच समेत सभी को जलेबी वाली चुड़ैल सास बहू के बारे में बता देता है, और चालाकी से गांव वाले उन्हें अपने बातों में फंसाकर एक साथ पेड़ से बांध देते हैं। तभी दोनों सास बहू कहती हैं, अरे ये सब क्या है? आपने हमें झूठ बोलकर यहाँ पेड़ से क्यों बांध दिया? हाँ, हमने क्या किया है? क्या आपको मीठी मीठी जलेबी खिलाना भी कसूर है क्या? अरे तुम दोनों चुड़ैलों को क्या लगता है, अपनी मीठी चाशनी जैसी बातों से हमें बहला लोगी? हम ये सब जानते हैं कि तुम दोनों चुड़ैल हो। बताओ, हमारे गांव में जलेबी क्यों बेच रही हो? क्या मकसद है? क्या हमें जलेबी खिलाकर मारना चाहती हो? जांच पड़ताल की है तो ढंग से करते न राजू बेटा। हाँ, ये सच है कि हम दोनों चुड़ैल हैं, पर आज तक क्या गांव में कोई मरा है? हमारी जलेबी या पहले भी मशहूर थी और अब भी है। चल बहू, असली रूप में आ जा। माँ जी देखिए, दरअसल बात कुछ और ही है। हम इन पैसों को अपने लिए नहीं बल्कि आश्रम के अनाथ बच्चों को देते हैं। कुछ महीने पहले की बात है,
हमारी जलेबी की दुकान बहुत मशहूर थी, बहुत भीड़ लगती थी। इसी बात से राघव को चिढ़ मच गई, क्योंकि उसकी जलेबियाँ कोई नहीं लेता था। सास बहू का कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ये जहर इनके खाने में मिला देता हूँ। इस खाने को खाकर ये टपक जाएंगे और सब लोग मेरी दुकान की जलेबी खाएंगे। राघव दोनों के खाने में जहर मिला देता है, जिसे खाकर वो दोनों मर जाते हैं। उन दोनों के मरने के बाद सभी लोग राघव की दुकान पर जलेबियां खाने आते हैं, पर वो सास बहू जितनी खास नहीं होती थी। जब राघव अपने नोट गिन रहा था तो दोनों चुड़ैल शॉल ओढ़ के उसके पास आती हैं और कहती हैं, राघव, तूने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। राघव, तूने हमें मारकर बहुत बड़ी गलती की है। तू जानता भी नहीं है हमारी जलेबियों के पैसों से कितने अनाथ बच्चे खाना खाते थे, और तूने हमें मारकर उन सब के पेट पर लात मारी है। अब हम तुझे जिंदा जला डालेंगे। अरे दोनों चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। सरोजनी, मुझे माफ कर दो। प्रियंका बेटा, मुझे मारो मत। तुम तो जो बोलोगी मैं वो करूँगा। बस जिंदा छोड़ दो। एक शर्त पर तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे हम। इस जलेबी की दुकान से तुमने जितना भी कमाया है, कुल मिलाकर 30 लाख रुपए हमें दे दो, वरना तुम गए। मैं अभी देता हूँ। जिसके बाद राघव जाता है और अपने हाथों में बैंक का चेक बुक लेकर आता है और कहता है, ये 30 लाख का चेक ले लो। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, अब हमें आश्रम चलना चाहिए। ये कहते ही दोनों आश्रम पहुंच जाती हैं और आश्रम के मालिक को पैसों का चेक देती हैं। अरे, आप तो मर गई थी ना, फिर वापस कैसे आ सकती हैं? हमें धोखे से राघव ने मार डाला है। हम बच्चों के लिए कुछ समय तक पैसे नहीं जमा कर पाएंगे, इसीलिए आपको चेक दे रहे हैं। हम यहाँ रूप बदलकर जलेबी बेचने की कोशिश करते हैं। उन पैसों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मरने के बाद भी अभी हमारी मदद कर रही हैं। अब तो आपको विश्वास हो गया ना? नहीं, क्या पता तुम चुड़ैले मनगढ़ंत कहानी बना रही हो। तभी आश्रम का मालिक वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, देखिए, ये दोनों सच कह रही हैं। ये सच में आश्रम के बच्चों के लिए ही चुड़ैल के रूप में जलेबियां बनाकर बेच रही थी, ताकि उन पैसों से बच्चों का भला हो। आपको विश्वास नहीं होता तो ये देख लीजिए, मेरे पास चेक भी है। गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। हमें माफ कर दो, हम दोनों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। आप दोनों तो अच्छे काम कर रही थी। अरे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप अभी भी हमारे गांव में जलेबी बनाकर बेच सकती हैं। आप सास बहू हमें जलेबी खिलाएंगे ना? जरूर। अब खोल तो दो। शुक्रिया अंकल जी, आप नहीं आते तो ये लोग हम पर विश्वास नहीं करते। इस तरह से सभी लोग उन चुड़ैल सास बहू की जलेबियां खाया करते थे।